हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनंत सूर्यवंशी क्लासेस में। फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने आपको 12th अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में समझाया था और जाते जाते ये भी बताया था कि मैं अपनी जर्नी यूनिट सेकंड से स्टार्ट करूँगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। फ्रेंड, पार्टनरशिप फर्म आपके लिए कुछ नया नहीं है। आपने इसे 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा था, जब आपने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी थी। वहाँ पर आपने बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज और भी बहुत सारी फॉर्म्स आपने पढ़ी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग तो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ ली। पार्टनरशिप और कंपनीज की अकाउंटिंग हमें 12th क्लास के अंदर पढ़नी है। आपको याद होगा, जब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को चलाने वाला एक सिंगल ओनर होता है और सिंगल ओनर होने की वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाता, बिजनेस को बढ़ा नहीं पाता। रीज़न, बहुत से रीज़न है। कैपिटल नहीं होती थी उसके पास, क्योंकि कैपिटल उसके पास लिमिटेड होती थी। रिस्क उसे अकेले को बियर करना होता था और मैनेजमेंट भी उसके पास करने को नहीं होती थी, क्योंकि एक सिंगल पर्सन कहाँ कहाँ मैनेज करेगा। जिसके चलते हमने एक नई फॉर्म को जन्म दिया और उस फॉर्म का नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम हमें 2 लोगों को अपने साथ जोड़ना होता है और जब हम 2 लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पर 2 लोगों की कैपिटल आती है और हमारी कैपिटल और ज़्यादा मोर हो जाती है। जो रिस्क पहले एक बंदा शेयर करता था, अब वो 2 बंदे शेयर करेंगे। मैनेजमेंट बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे ही आप इसके अंदर 2, 3, 4 जितने मर्जी बंदे ऐड कर सकते हो, बट मैक्सिमम लिमिट जो है पार्टनरशिप की वो 50 है। 50 मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप ने नहीं बताई, क्योंकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट बताई ही नहीं गई है। ये लिमिट आपको बताई है कंपनीज एक्ट 2013 ने, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट जहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टनर होंगे वहाँ पर डिस्प्यूट्स भी होगा और उस डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बना रखा है, एक एक्ट बना रखा है और उस एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्यों आया, कहाँ से आया और इससे पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 था भी या नहीं था, ये हम आगे जानेंगे। बट आपके लिए ये ज़रूरी है कि पार्टनरशिप आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ रखी थी, तो पहले हम इसके थ्योरी के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसकी अकाउंटिंग के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप कहाँ से आया। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और पार्टनरशिप का एक्ट है 1932। बट पार्टनरशिप इससे पहले भी था और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो मेन एक्ट है, जो मदर एक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जिसने पार्टनरशिप को जन्म दिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से 2 एक्ट को बाहर निकाला गया। एक एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 और एक एक्ट का नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट का जो मेन एक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जिसने पार्टनरशिप को जन्म दिया और 1932 में इसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने पार्टनरशिप एक्ट को अपने से अलग कर दिया। अब हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखेंगे। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई है, सेक्शन 4 में बताई गई है एज फॉलो। और वो कहता है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। जो पार्टनरशिप है वो पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन है
हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री करते हैं प्रॉफिट के लिए, शेयरिंग के लिए। किसके प्रॉफिट शेयरिंग के लिए? बिजनेस के। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उस बिजनेस को या तो सबके सब चलाएंगे या उन सब की तरफ से कोई एक चलाएगा। मेन लाइनों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि रिलेशन हो गया, पर्सन हो गया, शेयर हो गया, प्रॉफिट हो गया, बिजनेस हो गया और कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि या तो बिजनेस को सबके सब चलाएंगे या उन सब की तरफ से कोई एक चलाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सन की। तो यहाँ पर पर्सन मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होते हैं, जिसकी रेस्ट्रिक्शंस कंपनीज एक्ट 2013 ने लगाई है। वो कहता है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा होंगे तो वो कंपनीज कहलानी चाहिए। रिलेशन, तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन बनता है वो एग्रीमेंट से बनता है। तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है वो एग्रीमेंट से होता है। पार्टनरशिप तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब पार्टनर्स के बीच में, पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो। प्रॉफिट शेयरिंग, तो पार्टनर्स जुड़े हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, एज वेल एज लॉस भी वो शेयर करेंगे, बट हम लोग जुड़ते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। बिजनेस लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, यानी कि कानून के दायरे में होना चाहिए। लीगल बिजनेस का मतलब यहाँ पर इससे है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि एक चैरिटी, एक डोनेशन पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है, या कोई किसी भी तरीके का इल्लीगल बिजनेस भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चैरिटी क्यों नहीं इंक्लूड होगा? क्योंकि चैरिटी एक पर्पस के लिए की गई है और वो चैरिटी जब हम करते हैं तो वो उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं होती। ऐसे ही गुरुद्वारे में जब हम डोनेशन देते हैं तो वो डोनेशन गुरुद्वारे के लिए यूज़ होता है, ना कि पार्टनर्स में डिवाइड होता है। इसलिए चैरिटी, डोनेशन, ये सब हम पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड नहीं करते। लास्ट फीचर इसका म्यूचुअल एजेंसी है और म्यूचुअल एजेंसी को हमारी बुक ने डिफाइन किया है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स या तो बिजनेस को सबके सब चलाएंगे या कोई एक पर्सन चलाएगा बिजनेस को। म्यूचुअल एजेंसी की शॉर्ट मीनिंग है कि हर एक पार्टनर्स एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट होता है। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। मान लो बिजनेस में 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी। बी सी डी कहते हैं कि ए बिजनेस को तू चलाएगा। तो अगर बिजनेस को ए चलाता है और ए ने कोई बात बोल दी है तो वो बात बी सी डी सबको माननी होगी, क्योंकि बी सी डी के लिए ए एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो अगर ए ने कोई बात बोल दी है तो वो बात बी सी डी को माननी पड़ेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।